हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम डिस्कस करेंगे नीट यूजी के काउंसलिंग की ए टू जेड सारी की सारी डिटेल। ये बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको काउंसलिंग के बारे में हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, मैं सारी तरह की जो डिटेल्स हैं वो इसी वीडियो में कंपाइल कर दे रही हूँ क्योंकि बच्चों को कई बार अलग अलग चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो एक ही वीडियो देखना चाहते हैं। तो ये वीडियो ए टू जेड सारी डिटेल्स पे है, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक काउंसलिंग की एक एक जानकारी दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नीट के काउंसलिंग की, नीट काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग का क्या मतलब होता है? काउंसलिंग का मतलब होता है एडमिशन की प्रोसेस। जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप जब घर आ जाओगे तो कॉलेज वालों को कैसे पता कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो? तो इसीलिए काउंसलिंग कराई जाती है जिसमें क्या करना होता है, जिसमें आपको कॉलेज भरना होता है। ठीक है, कि जो आपको कॉलेज पसंद है, जो आपको कोर्स पसंद है वो भरिए और आपके भरने के अनुसार ही आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, नीट यूजी के काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट बच्चों के पूछे गए थे, तो वो डाउट भी मैं क्लियर करते चलूँगी और मैं प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरना होता है ये भी मैं आपको अच्छे तरह से समझाऊंगी। ठीक है, देखो बात कर लेते हैं कि नीट की काउंसलिंग, नीट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं एक बार मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। नीट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं? नीट के अंदर आता है MBBS, ठीक है, फिर आता है आपका BDS, फिर आता है आपका BSc नर्सिंग, उसके बाद आता है आपका BAMS के बाद आता है आपका BUMS, फिर होता है आपका BHMS, उसके बाद होता है आपका BSMS, फिर होता है आपका BNYS। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद होता है आपका B फार्मा आयुर्वेदा। ठीक है, इसके बाद एक अलग से होता है आपका वेटरनरी, BVSC। ठीक है, यानी कि इसे हम वेटरनरी साइंस कहते हैं, जो कि आपका जानवरों से रिलेटेड आप डॉक्टर बनते हो उसमें। देखो ये सारे कोर्सेज जो है नीट के अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जो नीट के अंतर्गत आता हो, सिर्फ यही आएंगे और सिर्फ यही इसी की काउंसलिंग नीट वाले करवाते हैं। नीट वाले एक्चुअली नहीं करवाते हैं, वो 3 संस्थाएं हैं जो काउंसलिंग कराती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? देखो इन तीनों की काउंसलिंग एक साथ होती है। इन तीनों की काउंसलिंग क्या होती है? एक साथ होती है और इसकी काउंसलिंग एक संस्था कराती है जिसका नाम है MCC। तो जब आपको इन तीनों का कराना है तो आप इकट्ठे कराओगे, मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो इन तीनों कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, गवर्नमेंट के लिए भी प्राइवेट के लिए भी। इसके BSc नर्सिंग जो है इसका कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं होता। नीट के अंतर्गत BSc नर्सिंग का एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज आता है। बाकी जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं इसको छोड़ के देखो, जो BSc नर्सिंग है और B फार्मा आयुर्वेदा है, इनके प्राइवेट कॉलेज नहीं है नीट के अंतर्गत। इसके अलावा जितने भी कोर्स दिख रहे हैं उन सब के प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएंगे नीट के अंदर। प्राइवेट भी मिल जाएगा, सेमी गवर्नमेंट भी मिल जाएगा, डीम्ड भी मिल जाएगा और आपका गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। सो ये दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, ये दोनों के सिर्फ क्या हैं? सिर्फ आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन जो बाकी कोर्सेज हैं उनके आपके प्राइवेट कॉलेज भी हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, डीम्ड भी हैं और आपके गवर्नमेंट भी हैं। मैं एक बार आपके लिए लिख देती हूँ, अदर्स। बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये मैं इसके नीचे से ग्रीन लाइन हटा दे रही हूँ क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन होगा। जितने भी अदर्स आपको दिख रहे हैं, मैं एक बार इनको अंडरलाइन कर देती हूँ। जो येलो कलर से अंडरलाइन है वो आपके अदर्स हैं। ठीक है, बाकी जितने भी आपके दिख रहे हैं उन सब के क्या क्या प्रेजेंट है? गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्लस आपके प्राइवेट कॉलेज भी हैं, प्लस आपके सेमी गवर्नमेंट भी हैं और प्लस आपके डीम्ड भी हैं। अब आप कहोगे मैम ये सब क्या होते हैं, तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाते चलूँगी आज के वीडियो में। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एक चीज़ समझाते चलूँगी। ठीक है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड, किसके किसके? सभी कोर्सेज के एक्सेप्ट BSc नर्सिंग एंड B फार्मा आयुर्वेदा। BSc नर्सिंग और B फार्मा आयुर्वेदा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कोर्सेज के आपको गवर्नमेंट भी मिल जाएंगे, प्राइवेट भी मिल जाएंगे, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड, सारे के सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे और बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे, इंडिया भर में मिलेंगे आपको। ठीक है,
अभी हम इन कॉलेजेस की बात करेंगे, जब मैं प्रेफरेंस लिस्ट भरना सिखाऊंगी तो इन कॉलेजेस के बारे में मैं बात करूंगी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसकी काउंसलिंग कौन कराता है। तो ये तीनों की काउंसलिंग कौन कराता है? आपका एमसीसी करवाता है, ठीक है। और जो आपके ये सारे कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज जो हैं जिसको मैं रेड बॉक्स में बना रही हूँ, ये सारे कोर्सेज जो हैं इन्हें हम आयुष के कोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुष कहते हैं इन्हें, आयुष। ए फॉर BAMS, Y फॉर BNYS, U फॉर BUMS, S फॉर BSMS, H फॉर BHMS। और ये बाद में ऐड किया गया था इसलिए इसका नाम नहीं है। तो इन्हें हम आयुष कोर्सेज कहते हैं। और इसकी जो काउंसलिंग कराता है वो एक संस्था कराती है जिसका नाम है AACCC। AACCC नाम की संस्था इसकी काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। अच्छा, BVSC की बात कर लेते हैं। जो आपका BVSC है, BVSC की काउंसलिंग कराती है VCI, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आपकी किसकी काउंसलिंग कराती है? BVSC की। यानी अगर आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो इन तीनों के लिए एक बार आपको रजिस्टर करना होगा, इन सारे के लिए एक अलग बार करना होगा, इसके लिए एक अलग बार करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात कर लेते हैं किसको कौन सी काउंसलिंग कराना चाहिए। हालांकि मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, पर फिर भी क्योंकि आज का वीडियो में मैं आपको सब कुछ कंपाइल करके बता रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको सब कुछ बताते चलूँ। देखो, सबसे ज़्यादा किसी कोर्स की अगर कट ऑफ जाती है तो वो है आपका MBBS। सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी जाती है? MBBS की। दूसरे नंबर पे कट ऑफ जाती है आपकी BDS की और आपके BAMS की। कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी जाती है? MBBS की। दूसरे नंबर पे BDS या BAMS की। और आपके साथ में एक और की कट ऑफ इसी के लगभग जाती है जो कि है आपका BVSC, यानी कि जानवरों के डॉक्टर। इन तीनों की कट ऑफ थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे रहती है, लगभग सेम आप मान के चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद जो अलग दूसरे कोर्सेज हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसके बाद है आपका BUMS की कट ऑफ जाती है, BUMS। उसके बाद आता है आपका BHMS। और क्योंकि BSc नर्सिंग के कॉलेज बहुत कम है इसलिए जो BSc नर्सिंग की कट ऑफ है ना वो भी आपके BHMS के इक्वल चली जाती है। BSc नर्सिंग कई बार तो ज़्यादा भी देखने को मिली है, ठीक है, कई बार तो ज़्यादा भी देखने को मिली है। हालांकि इसको प्रेफरेंस इतनी देनी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं और खासकर दिल्ली के गर्ल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इसलिए इसे ज़्यादा लोग भर देते हैं। तो पिछली बार की कट ऑफ बताऊँ तो काफ़ी हाई इसकी कट ऑफ चली गई थी, जबकि जाना नहीं चाहिए था, फिर भी हाई चली गई थी, तो मैं उसी अनुसार बता रही हूँ। नेक्स्ट बात कर ले, और BUMS के ही समतुल्य होता है आपका BSMS। अभी मैं बताऊंगी कहाँ पे। फिर आता है आपका B फार्मा आयुर्वेदा। इसके बाद लास्ट में आपका आता है BNYS। BNYS सबसे लास्ट में इसलिए आता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। तो कट ऑफ के हिसाब से मैंने बता दिया कि कोर्सेज की कितनी कितनी कट ऑफ रहती है। MBBS की सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है, फिर रहती है BDS की और BAMS और BVSC की। उसके बाद रहता है BUMS और BSMS का। BSMS ज़्यादातर साउथ के बच्चे चुनते हैं, साउथ के बच्चे चुनते हैं, और इसके कॉलेज भी आपको साउथ में ही देखने को मिलेंगे। नॉर्थ में BSMS के कॉलेज नहीं होते। तो अगर कोई नॉर्थ का स्टूडेंट है तो मैं BSMS रिकमेंड नहीं करूँगी। BSMS साउथ वालों के लिए ही ज़्यादा सही है, ठीक है। इसके बाद आपका BHMS होता है और BSc नर्सिंग की भी कट ऑफ लगभग सेम देखने को मिली है। फिर आपका B फार्मा आयुर्वेदा, फिर आपका BNYS। क्लियर है? ये कट ऑफ का ऑर्डर हो गया। तो आपके मार्क्स जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सी काउंसलिंग करानी है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो जो वाइट कलर से मैंने लिखा हुआ है इसकी काउंसलिंग MCC कराती है, एक बार आपको वहाँ रजिस्टर करना होगा। और सेफ्टी के लिए आप आयुष वाला भी रजिस्टर कर लेना। जितना भी ग्रीन से लिखा हुआ है वो आयुष काउंसलिंग है, और जो रेड से लिखा हुआ है BVSC वो क्या है? आपकी VCI काउंसलिंग है। सो 3 तरह की काउंसलिंग है। हर एक काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ, हर एक काउंसलिंग की बात करूँ तो काउंसलिंग फीस लगती है। क्या लगती है? काउंसलिंग फ़ी लगती है। काउंसलिंग फ़ी, रजिस्ट्रेशन फीस एक होती है और प्लस होती है आपकी सिक्योरिटी मनी, ठीक है। क्या होती है? रजिस्ट्रेशन फीस होती है और सिक्योरिटी मनी। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो ज़्यादातर काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फीस 1000 होती है और सिक्योरिटी मनी ज़्यादातर जगह आपको 10,000 देखने को मिलेगी ज़्यादातर काउंसलिंग में। तो इतना आपको जमा करना होता है हर एक पे। जैसे मान लो आप MBBS BDS BSc नर्सिंग का कर रहे हो तो 1000 प्लस 10,000 आप जमा करोगे।
दूसरी बात, आप आयुष काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो 1000 प्लस 10,000 आप जमा करोगे। फिर बीवीएससी के लिए कर रहे हो तो सिमिलरली 1000 प्लस 10,000, यानी कि अगर आपने तीनों काउंसलिंग कराया और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराया तो आपको ये 3,000 प्लस 10,000 यानी कि 33,000 रुपये लगेंगे आपके। बात समझ में आ रही है? कितना लग जाएंगे? 33,000 रुपये अगर आप तीनों काउंसलिंग करा रहे हो और तीनों काउंसलिंग का ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे हो। देखो, हर एक काउंसलिंग, 3 तरह की काउंसलिंग मैंने बताई। एक है आपकी एमसीसी की काउंसलिंग, दूसरी है आपकी आयुष की काउंसलिंग, तीसरी है आपकी बीवीएससी की काउंसलिंग, यानी कि जो आपकी वीसीआई काउंसलिंग जिसे आप कहते हो, वीसीआई काउंसलिंग। इतनी काउंसलिंग्स हैं। तो इसमें भी 2-2 आता है। इसमें भी क्या होता है, 2-2 काउंसलिंग आती हैं। जैसे एमसीसी में भी एक होगा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरा होगा आपका स्टेट का काउंसलिंग। इसी तरह आयुष वाले में भी क्या होगा, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और दूसरा क्या होगा, स्टेट काउंसलिंग। इसी तरह आपका वीसीआई में भी होगा, ठीक है। इसी तरह वीसीआई में भी होता है। इसी तरह आपका वीसीआई में भी होता है। वीसीआई में भी क्या होगा, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होगा, फिर आपका क्या होगा, स्टेट काउंसलिंग होगा। और इन सब में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखो, अगर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करें तो इसमें आपका 1,000 रुपये लगेगा प्लस आपके 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगेगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। स्टेट में भी बात करें तो 1,000 रुपये प्लस 10,000 आपकी सिक्योरिटी मनी लगेगी, ठीक है। लगभग हर स्टेट में ऐसा ही होता है, बाकी किसी किसी स्टेट में सिक्योरिटी मनी ज़्यादा हो सकती है, ठीक। इसी तरह से बात करें अगर आयुष की, तो इसमें भी 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा प्लस 10,000 रुपये क्या लगेगी, आपकी सिक्योरिटी मनी। स्टेट की बात करें तो 1,000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, इसमें आपकी जो आयुष में है 10,000 ही लगती है लगभग, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस वाले की, एमसीसी की, यानी कि एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए। इसमें 1,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस प्लस 10,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी मनी। लेकिन स्टेट में क्या होता है, 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, लेकिन सिक्योरिटी मनी आपकी 20 से 30,000 होती है, 20 से 30,000 होती है। तो अगर आप सारे में काउंसलिंग कराने जाओगे तो बड़ा खर्चा लग जाएगा। इसीलिए अपने मार्क्स के अनुसार ही काउंसलिंग कराइए। मार्क्स के अनुसार कैसे काउंसलिंग कराओगे, मैंने एक एक मार्क्स के अनुसार इस वीडियो में बताया है, एक बार इस वीडियो को देख लो। इसमें मैंने मार्क्स के साथ बताया कि कितने मार्क्स वाले बच्चों को कौन सी काउंसलिंग कराना चाहिए, वो आपको आसान पड़ेगा देखना, ठीक है। इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो एक बार आप उस वीडियो को देख लें। बाकी मैं ओवरऑल व्यूज़ आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो देखो, ये सारी काउंसलिंग आपकी होती हैं। अच्छा, एक बात आपको पता रहे, नोट, एक बात का नोट रहे कि जो आप सिक्योरिटी मनी दे रहे हो, ये जो सिक्योरिटी मनी है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये जो सिक्योरिटी मनी दे रहे हो ये अपने अकाउंट से देना या अपने किसी जानकारी वाले अकाउंट से देना। क्योंकि सिक्योरिटी मनी जब वापस आएगी, ये सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिलती है, आपका एडमिशन हो या ना हो, आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी अगर आप सारे नियम कानून फॉलो करते हो तो। अगर आप नियम कानून नहीं फॉलो करते हो तो सिक्योरिटी मनी काट ली जाती है, ठीक है। सो अगर आप नियम कानून फॉलो करते हो तो ये जो सिक्योरिटी मनी है 10 10 10 10 10 20 30 10, ये सारी जो सिक्योरिटी मनी है ये आपके ही अकाउंट में वापस आएगी अगर आप अपने अकाउंट से देते हो। जिसके अकाउंट से दोगे उसी के अकाउंट में वापस आएगी। तो किसी साइबर कैफ़े वाले पे भरोसा मत करना, उनके अकाउंट में पैसे वापस आएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे आपको देंगे, ठीक है। इसीलिए आप क्या करना, आप अपने अकाउंट से पेमेंट करना, इस बात का आपको ध्यान रहे। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। अच्छा, ये तो हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की बात। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें, देखो प्राइवेट कॉलेज का यहाँ मैं लिख देती हूँ इस साइड में, कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट का मैं यहाँ लिख रही हूँ। प्राइवेट में चाहे वो स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 5,000 रुपये होती है जो कि आपको वापस नहीं मिलेगी, और 2 लाख रुपए होता है एमबीबीएस के लिए, 1 लाख रुपए होता है आपका बीडीएस के लिए, ठीक है। बीएससी नर्सिंग भी इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। चलो, आपको क्या दोनों देने की ज़रूरत है? नहीं। अगर आप 2 लाख दे रहे हो तो ये वाला इंक्लूड हो जाएगा उसी में, आपको अलग से 1 लाख और देने की ज़रूरत नहीं होती है। आयुष काउंसलिंग की बात कर ले तो आपको इसमें भी जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस दे आपको देखने को मिलती है 5,000 प्लस 50,000, 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी आपसे यहाँ ली जाती है। इसी तरह वीसीआई काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, बट स्टेट वाइज चेक कर लेना, स्टेट में अलग अलग हो सकता है, और आपकी 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगती है। ये किसके लिए है? ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, प्राइवेट
ठीक है, ये किसके लिए है? प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये सारा कुछ आपका फीस लगने वाला है, तो इसलिए आप अपने मार्क्स के अनुसार ही काउंसलिंग कराएं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा, देख रहे हो कितना ज़्यादा खर्चा लग रहा है, तो मार्क्स के अनुसार काउंसलिंग कराओ ताकि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो। ठीक है, चलो। अच्छा, ये सिक्योरिटी मनी वापस होगी अपने ही अकाउंट से देना, और ये जो मैंने इधर लिख रखा है ये वापस नहीं होता, 5,000 5,000 1,000 ये वापस नहीं होते। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, आपको कोर्स समझ में आ गए, कहाँ कहाँ उसकी काउंसलिंग होता है ये समझ में आ गया, और आपको ये समझ में आ गया कि कितनी फ़ीस लगती है। अब हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग असल में होती कैसे है, काउंसलिंग कैसे होती है। देखो, आपका रिजल्ट आ जाएगा तो सबसे पहले जो स्टार्ट होगी वो होगी आपकी एमसीसी की काउंसलिंग। सबसे पहले कौन सी स्टार्ट होती है? एमसीसी की। एमसीसी में कौन कौन आता है, एक बार फिर से लिख रही हूँ, एमबीबीएस, बीडीएस, और कौन सा आता है? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग, इसकी काउंसलिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है, और किसकी? ऑल इंडिया कोटा की। उसके बाद किसकी स्टार्ट होती है? स्टेट की स्टार्ट होती है, एमसीसी की ही। और जब स्टेट की स्टार्ट होती है उसी लगभग जो है आपकी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। आयुष की काउंसलिंग जो कि आपका कौन कराता है? AA CCC कराता है। ठीक है, ये काउंसलिंग स्टार्ट होती है, और इसकी भी पहले कौन सी स्टार्ट होगी? ऑल इंडिया कोटा, फिर धीरे धीरे अलग अलग स्टेट अपना अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी के लगभग जब आयुष आपका स्टार्ट होता है तो उसी के लगभग जो है VCI काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे स्टेट का भी स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत किससे होगी? एमसीसी काउंसलिंग से। तो एमसीसी का आपको क्या करना है? आप क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है जहां आपको पैसे देने होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके आपको क्या करने होते हैं? पैसे देने होते हैं। इस रजिस्ट्रेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट मैंने इस वीडियो में बताया है, एक बार देख लेना। ठीक है, इसमें क्या लगते हैं? डॉक्यूमेंट लगते हैं। जनरली आपका रोल नंबर, पासवर्ड, आपका एडमिट कार्ड और आपका स्कोर कार्ड, इतना लगता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, और आपको पैसे देने होंगे जितना भी, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। जैसे मान लो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का करा रहे हो तो 1,000 प्लस आपका 10,000, यानी कि आपका 11,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप प्राइवेट भी ले रहे हो, एमबीबीएस का प्राइवेट ले रहे हो, तो उस केस में 5,000 प्लस 2 लाख रुपए लगेगा। अगर बीडीएस का प्राइवेट ले रहे हो तो 5,000 प्लस 1 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, इतना आपको जमा करना होता है। बात समझ में आ गई? रजिस्ट्रेशन के दौरान, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग सेम प्रोसेस सब में होती है, इसमें भी पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद होता है चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग, अब ये दोनों प्रोसेस समझो, ये प्रोसेस सबके लिए सेम है, चाहे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो या स्टेट का हो या किसी का भी हो, सबका, सब में सेम प्रोसेस होता है। पहले रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग। ठीक है, अच्छा, इतना हो जाने के बाद आपका 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है। राउंड 1 जो होता है आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है राउंड 2। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? राउंड 2। ठीक है, सबके लिए पहले 1 राउंड होगा, फिर राउंड 2 होगा। तो पहले 1 राउंड को समझ लेते हैं, उसी तरह राउंड 2 भी होगा। तो राउंड 1 समझो। ठीक है, सबके काउंसलिंग की बात कर रही हूँ, किसी का अलग से नहीं बता रही हूँ, सबके लिए सेम तरीका होता है। राउंड 1 में क्या होगा? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको पैसे देने होते हैं। कितना पैसे दोगे मैंने अभी आपको बताया है एक किनारे से। उसके बाद आपका क्या होगा? चॉइस फिलिंग, फिर आपका क्या होगा? चॉइस लॉकिंग। अब रजिस्ट्रेशन तो आप समझ गए, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका चॉइस फिलिंग। इसमें आपको कॉलेज भरने होते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, और मेरा आपको सजेशन होगा कि प्लीज़ वही कॉलेज भरें जो आपको लेना हो। ऐसा मैंने एक वीडियो में बताया भी था। तो उस पर एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि मान लो हमें जो कॉलेज लेना है हम वही भरे और बाद में हमें कॉलेज मिला ही नहीं, तो फिर हम बाद में क्या करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ इसका कहने का क्या मतलब था, मैं आपको समझाती हूँ, समझो। चॉइस फिलिंग का ही दूसरा नाम होता है प्रेफरेंस फिलिंग।
प्रीफरेंस फिलिंग, या फिर आपको कोई कह दे कि कॉलेज का ऑर्डर भरो, ठीक है, प्रायोरिटी भरो, तो ये भी बात सेम है, ठीक है, आप उससे कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि कौन से सबसे अच्छे कॉलेज होते हैं, किसको हमें ऊपर रखना होता है। इसमें सीक्वेंस मायने रखता है कि कौन सा सीक्वेंस आप ऊपर रख रहे हो, कौन सा सीक्वेंस नीचे रख रहे हो। तो एक बात पहले समझो, कॉलेज की बात पहले समझ लेते हैं, कौन कौन से कॉलेज बेस्ट है, तब चॉइस फिलिंग आपको अच्छे से समझ में आएगी। सबसे अच्छे कॉलेज होते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज, और गवर्नमेंट में भी सबसे अच्छा होता है आपका एम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे होता है गवर्नमेंट कॉलेज, और जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जैसे कि आपका BHU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब आपकी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो दूसरे नंबर पे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है। तीसरे नंबर पे भी गवर्नमेंट ही आता है, लेकिन उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एडेड, जैसे कि दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका BHU हो गया, AMU हो गया, JNU हो गया, ये सब आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। और जो आपकी मतलब इसके अलावा होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स के अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एडेड। जैसे हो गया आपका SGPGI लखनऊ, ये आपका गवर्नमेंट एडेड है, ठीक है। कई लोग इसे सेमी गवर्नमेंट कहने की गलती करते हैं, ये सेमी गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट एडेड है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, ये सारे तो गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। इसके बाद आता है आपका सेमी गवर्नमेंट। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है आपका सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर आपको कौन सा कॉलेज रखना होता है, एम्स का, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर गवर्नमेंट एडेड, फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद आपके होते हैं, आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी, और डीम्ड के बाद आता है आपका प्राइवेट कॉलेज, सबसे गए गुजरे और सबसे ज़्यादा फीस मांगने वाले। और प्राइवेट कॉलेज भी आपको बहुत महंगा लगता है, तो इसी के इक्विवेलेंट होता है आपका MBBS अब्रॉड। अब्रॉड कहने का मतलब विदेशों से MBBS करना। तो MBBS अब्रॉड पे आपको वीडियो चाहिए होगी, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूँ। तो MBBS अब्रॉड पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। ये इसके समतुल्य होता है, प्राइवेट कॉलेज के समतुल्य होता है, लगभग में सेम होता है, ठीक है। तो वैल्यू मैंने आपको बता दी, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, एम्स की, फिर गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, फिर गवर्नमेंट एडेड की, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज, और उसी के समतुल्य होता है आपका MBBS अब्रॉड, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये सारे कॉलेज का सीक्वेंस है। तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको क्या भरना है, कोर्सेज में आपको MBBS पहले भरना होता है। कोई भी बच्चा अगर चॉइस फिलिंग कर रहा है तो MBBS ही चाहेगा पहले, तो MBBS वो पहले भरेगा। किसमें, MCC की काउंसलिंग में। अभी यहाँ से MCC का बता रही हूँ, MCC काउंसलिंग में MBBS वो पहले भरेगा, और फिर MBBS के क्या भरेगा, MBBS के पहले एम्स के कॉलेज भरेगा, ठीक है। उसके बाद MBBS की सेंट्रल यूनिवर्सिटी भरेगा, उसके बाद MBBS के गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भरेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या भरेगा, उसके बाद वो भरेगा सेमी गवर्नमेंट की भी फीस ज़्यादा होती है गवर्नमेंट की तुलना में। सेमी गवर्नमेंट की सबसे कम फीस एम्स की होती है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर गवर्नमेंट एडेड, फिर होती है आपकी सेमी गवर्नमेंट की। और इससे ज़्यादा अगर आप मतलब चाहते हो तो आप फिर किसके लिए अप्लाई करोगे, तो आप फिर अप्लाई करोगे डीम्ड और आपका प्राइवेट। अगर आप कैपेबल हो, आप ज़्यादा फीस दे सकते हो, तो फिर आप डीम्ड और प्राइवेट भरोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर रहता है कॉलेज भरने का। अगर आप MBBS ही चाहते हो तो ये ऑर्डर रखोगे कॉलेज भरने का। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप ये सारे कॉलेज भरते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर की फीस देनी होगी, यानी कि जो फीस लगेगी आपकी 1000 प्लस सिक्योरिटी मनी 10,000, ये वाला फंडा चलेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को भर देते हो तो इन दोनों को भरने के लिए आपको 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और आपकी 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देना होगा फॉर MBBS। बात समझ में आ गई, ठीक है।
अच्छा, तो ऐसा कुछ प्रायोरिटी रहता है। जो लोग चाहते हैं कि एमबीबीएस नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम कोर्स में आपका बीडीएस भी ले लेंगे। कोर्स में क्या करेंगे, हम बीडीएस भी ले लेंगे, और वो सिर्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, ठीक है, तो वो बीडीएस कोर्स फिर यहाँ घुसा देंगे इस यहाँ पे। यानी कि बीडीएस का एम्स तो होता नहीं है, तो किससे स्टार्ट होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एडेड और सेमी गवर्नमेंट, उसके बाद फिर वो चाहे तो डीम्ड और प्राइवेट भरेंगे। और अगर बीडीएस का डीम्ड और प्राइवेट भरना है, बीडीएस के डीम्ड और प्राइवेट के लिए आपको एक 5,000 रुपये सिक्योरिटी, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस प्लस आपका 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगेगा, ऐसे आपको भरना होता है। अगर आप एमबीबीएस बीडीएस दोनों भरना चाहते हो, प्राइवेट भी और आपका गवर्नमेंट भी, तो उस केस में आपका ये वाला फीस लगेगा, आपको ये फीस एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ऐसे आपको भरना होता है। सबसे पहले कोर्सेज में, एमसीसी के काउंसलिंग में सबसे पहले कोर्सेज में आप एमबीबीएस भरना, उसके बाद क्या भरना आप कोर्सेज में। अगर किसी को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मैं एक अलग अलग बता देती हूँ, क्योंकि डिटेल वीडियो बना रहे हैं तो क्यों ना अलग अलग ही जान लें। अगर किसी को क्या करना है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, उसके लिए वो एमसीसी काउंसलिंग करा रहा है, तो उसे क्या करना होगा, पहले एमबीबीएस के क्या भरने होंगे, एमबीबीएस का एम्स कॉलेज भरना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद एमबीबीएस का ही उसे क्या भरना होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भरना होगा। फिर एमबीबीएस का ही गवर्नमेंट एडेड कॉलेज उसे भरना होगा। उसके बाद एमबीबीएस का ही सेमी गवर्नमेंट उसे भरना होगा, ठीक है। फिर सेकंड प्रायोरिटी वो बीडीएस को दे रहा है तो बीडीएस भरेगा। बीडीएस का एम्स कॉलेज होते नहीं तो बीडीएस की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीडीएस का गवर्नमेंट एडेड, फिर बीडीएस का आपको क्या भरना होता है, सेमी गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई? और अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे प्राइवेट भी भरना है तो इसके नीचे नीचे वो क्या लगा दे, प्राइवेट लगा दे, यहाँ पे प्राइवेट लगा दे। और कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे गवर्नमेंट चाहिए और इन दोनों का गवर्नमेंट नहीं मिला तब मैं प्राइवेट लूँगा, तो उस केस में वो क्या करेगा, ये ऑर्डर फॉलो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एमबीबीएस, यहाँ पे एमबीबीएस का फिर डीम्ड भरेगा, फिर क्या भरेगा, प्राइवेट। उसके बाद फिर नीचे क्या करेगा, बीडीएस का इसी तरह से डीम्ड भरेगा, उसके बाद क्या भरेगा, बीडीएस का प्राइवेट भरेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी हो कि चलो ये भी नहीं मिला तो सबसे लास्ट में आपको भरना होता है बीएससी नर्सिंग, अगर आप चाहते हो तो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने कोई कॉलेज भरा और वो कॉलेज आपको मिल गया, फिर जाके आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाती है, वो आपको वापस नहीं दी जाती है। इसलिए जो भी आप कॉलेज भर रहे हो, मेक श्योर कि अगर वो मिले तो आप ले लोगे। मैं ये नहीं कहती कि आप 3 ही 4 कॉलेज भरो जो टॉप लेवल के हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो भी कॉलेज आप भर रहे हो उसका फ़ीस जांच लेना, उसकी बॉन्ड फीस बता दे रही हूँ, उसका फ़ीस जांच लेना कि कितनी फ़ीस है, उसकी बॉन्ड फीस देख लेना, बॉन्ड फीस कितनी है। बॉन्ड फी का मतलब कि अगर आप कॉलेज को छोड़ते हो तो कितना आपको रुपया उसको देना पड़ेगा उसे छोड़ने के लिए। सपोज कोई बच्चा बाद में चल के कॉलेज छोड़ना पड़े उसको, तो बॉन्ड फीस कितनी है, ऐसा तो नहीं है लाखों में 10 लाख 20 लाख बॉन्ड फीस है, तो हम कैसे भरेंगे, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात आपको ये देखनी पड़ेगी उस कॉलेज की, उस कॉलेज के साथ हॉस्पिटल अटैच है या नहीं। जब किसी कॉलेज के साथ हॉस्पिटल अटैच होता है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती है, आपको इंटर्नशिप करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। सो ये बातें आप जांच लेना। तो आगे बात कर लेते हैं कि सिर्फ आपको वही कॉलेज भरना है जो आप ले सकते हो। ऐसा कॉलेज मत भरो जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो, आपके बस के बाहर की हो, या कोई ऐसा कॉलेज जो उस जगह पे सिचुएटेड हो जहां आप जाना ही नहीं चाहते, तो ऐसे कॉलेज को आप मत भरो। सिर्फ वही भरो जहां आप ले सकते हो। एक दिमाग में माइंड मैप बनाओ कि अगर हमें एमबीबीएस नहीं मिला, तो क्या हम बीडीएस ले लेंगे, और अगर बीडीएस नहीं मिला तो क्या हम बीएससी नर्सिंग ले लेंगे। ये अपने माइंड में एक बार सोचो कि अगर हमें ये दोनों नहीं मिला तो क्या हम बीएससी नर्सिंग ले सकते हैं। आंसर अगर हाँ आता है तो बीएससी नर्सिंग भी भरो, आंसर अगर ना आता है तो मत भरो,
ठीक है। तो ये पहले ही आपको डिसाइड करना होगा, ये नहीं कि लास्ट राउंड में जाके आप डिसाइड कर रहे हो काश बीएससी नर्सिंग ले लिया होता, कम से कम ये नहीं करना है आपको, ठीक है। और इसी तरह से प्राइवेट गवर्नमेंट के बारे में सोचना कि क्या आप प्राइवेट कॉलेज ले लोगे या फिर आप सिर्फ गवर्नमेंट ही चाहते हो, आप एक बार दिमाग में सोचना, उस अनुसार आप प्रेफरेंस लिस्ट भरना। देखो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो नीट की काउंसलिंग हो, मैं खुद आपकी काउंसलिंग में हेल्प कर सकूं, मैं खुद आपको काउंसलिंग करवा सकूं, और आप अगर कॉल पे मुझसे बात करना चाहते हो फिल करते वक्त, तो उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसका सेटअप अरेंज करें, ठीक है। सो अगर हमसे हो पाता है तो ज़रूर मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगी कि आपको मुझसे बात करनी है तो ये रहा मेरा नंबर, ऐसे करके मैं वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग देख सको। लेकिन ये मैं अभी नहीं बना पाऊंगी, मुझे कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। आपकी काउंसलिंग से पहले पहले कर दूंगी, इसकी पूरी चांसेस हैं, ठीक है। सो उस समय आप मेरी हेल्प भी ले सकते हो। क्लियर? आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखो ये तो रही फर्स्ट राउंड की बात। इसी तरह से आयुष काउंसलिंग में भी, आयुष में भी सबसे पहले क्या भरोगे, BAMS फिर BUMS, इस तरह से भरोगे। मैंने आपको पहले ही ऑर्डर बता दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड जब हो जाएगा, राउंड वन जब पूरा हो जाएगा तो इसके 2 रिजल्ट होंगे, या तो आपको कॉलेज मिला या फिर कॉलेज नहीं मिला। 2 ही चीज़ हो सकती है ना, जो आपने कॉलेज भरा या तो वो मिल गया या तो नहीं मिला। जो आपने पूरी लिस्ट भरी थी उसमें से हो सकता है कॉलेज मिल जाए, हो सकता है ना मिले, दोनों हो सकता है ना। तो अगर कॉलेज मिल गया तो कॉलेज मिलने के बाद भी एक सवाल उठता है कि क्या आपको वो कॉलेज पसंद है, क्या आपको वो कॉलेज पसंद है। अगर पसंद है तो जाके उसमें सीधे से एडमिशन ले लो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। एडमिशन लेने के टाइम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा, आपको नहीं पसंद, मतलब उतना नहीं पसंद, आप चाहते थे काश इसके ऊपर वाला मिला होता, काश इससे अच्छा मिला होता, अच्छे से नहीं पसंद है, लेकिन भरना तो वही है जो आप ले सको। ऐसा नहीं करना है कि वो आप भरो जो आपको लेना ही नहीं हो, एकदम नहीं पसंद है, वो तो आपको भरना ही नहीं था, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन मान लेते हैं आपने जो भरा है उसमें से भी ऐसा होगा ना, कुछ बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कुछ मीडियम, कुछ ये होगा कि चलो काम चलाऊ है। तो अगर ऐसा मिल गया जो ज़्यादा आपको पसंद नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, राउंड 2 में। आप जाओगे राउंड 2 में, और राउंड 2 में आप क्या करोगे, अपग्रेड कर दोगे, अपग्रेड कर दोगे। अच्छा, राउंड टू में कई बार आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। ज़्यादातर बार चॉइस फिलिंग का ऑप्शन फिर से मिलता है। आप चाहो तो फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, फिर से अपना जो ऑर्डर है कॉलेजेस का वो बदल सकते हो, आप चाहो तो बदल सकते हो। लेकिन ये स्टेट काउंसलिंग में आपको अपने स्टेट के हिसाब से रूल्स देखना होगा, उसमें बदलने का ऑप्शन है कि नहीं। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में तो बदल सकते हो, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि बदलने की ज़रूरत ना पड़े, आपको क्यों झंझट में पड़ना है, शुरुआत में ही ऐसे कॉलेजेस भरना जो आप चाहते हो, ठीक है। अब राउंड 2 में अपग्रेड करोगे। अपग्रेड करने से क्या होगा, हो सकता है आपको जो कॉलेज मिला है फिर से वही मिल जाए, या हो सकता है उससे कोई अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए जो आपने ऊपर भर रखे थे। प्रेफरेंस भरोगे ना ऊपर से नीचे तक, ऊपर सबसे अच्छे कॉलेज भरने हैं, नीचे थोड़े थोड़े बेकार कॉलेज भरने। बेकार कहने का मतलब जो आप कम पसंद करते हो, ठीक है। तो हो सकता है आपको, मान लेते हैं आपने कॉलेज भरे, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 70 कॉलेज आपने भर दिए। मान लेते हैं 70 कॉलेज आपने भर दिए, ठीक है। 70 छोड़ो, 70 बहुत ज़्यादा हो गया। मान लेते हैं आपने 30 कॉलेज भर दिए। अब आपको मिला है 27वां कॉलेज, 27वां कॉलेज आपको मिल गया है, और मान लेते हैं आपको BDS का मिल गया है। आप चाह रहे थे काश यार हमें MBBS मिल जाता, तो आप क्या करोगे, अपग्रेड करोगे। अपग्रेड राउंड 2 में क्या करोगे, अपग्रेड। वहाँ पे ऑप्शन होता है, जब खुलेगा ऑप्शन वो सब मैं बताऊंगी, अभी बस नाम समझो। अपग्रेड करने से एक तरीका तो ये हो सकता है ये आपको दोबारा मिल जाए, या हो सकता है इससे कोई बेटर कॉलेज मिल जाए। मान लो आपने जो 25वें नंबर पे BDS रखा था, या हो सकता है आपने MBBS रखा था, MBBS ही मिल जाए। सो आपको ये हो सकता है, तो इसलिए अपग्रेड किया जाता है। अपग्रेड करने के बाद, जस्ट अ मिनट, यस, तो अपग्रेड करने के बाद हो सकता है फिर से आपको कॉलेज मिल जाए, तो इस बार जाके आपको एडमिशन लेना ही लेना है। इस बार अगर आप कल्टी मारते हो, यानी कि आप चले जाते, इस बार अगर आप चले जाते हो, आप नहीं एडमिशन लेते हो, तो उस केस में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाती है,
ठीक है, ये रूल होता है। लेकिन हर स्टेट काउंसलिंग का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। स्टेट काउंसलिंग का आपको पढ़ना पड़ेगा। हर स्टेट के काउंसलिंग के रूल्स आते हैं जब काउंसलिंग शुरू होती है, तो स्टेट वाला पढ़ने पड़ेगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए यही रूल है, आयुष के लिए भी और आपका एमसीसी के लिए भी और आपका वेटरनरी के लिए भी। ठीक है, अब जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला था वो दोबारा से क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे और दोबारा से वो वेट करेंगे रिजल्ट का। हो सकता है अगली बार उन्हें कॉलेज मिल जाए या हो सकता है फिर से ना मिले कॉलेज। तो उस केस में फिर होता है राउंड 3। फिर क्या शुरू होगा, राउंड 3 शुरू होगा। राउंड 3 में फिर से जो है वो प्रोसेस चलेगी और हो सकता है फिर से रिजल्ट आएगा। फिर से हो सकता है किसी को कॉलेज मिल जाए या हो सकता है कॉलेज ना मिले। जिनको मिल जाएगा अब उनको लेना ही पड़ेगा, अब वो आगे नहीं बढ़ सकते, 4th राउंड में नहीं जा सकते। कॉलेज जब मिल गया तो लेना पड़ेगा, जो भी मिला है चुपचाप वही लेना पड़ेगा। उसमें कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मतलब कोई बहस नहीं कर सकते, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। जो मिला है वो आपको लेना पड़ेगा। नहीं लोगे सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका राउंड 4। राउंड 4 में सिर्फ वही जा सकते हैं जिन्हें अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला, जिसे हम कहते हैं आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसमें सिर्फ वही जा सकते हैं जिन्हें अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला। और इसमें जाने के बाद अगर आपको कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया किसका, एमबीबीएस और बीडीएस का, तो आप काउंसलिंग से बैन कर दिए जाओगे। इस साल भी अगले साल भी 2 साल तक आप बैन रहोगे नीट से। बात समझ में आ रही है? तो स्टे वैकेंसी राउंड में सोच समझ के जाना। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर अगले साल ट्राई करना। लेकिन अगर कॉलेज मिल जाता है तो आपके अंदर ये श्योरिटी होना चाहिए कि जो कॉलेज हमें मिला है हम उसे ले लेंगे। अगर नहीं लेते हो तो उस केस में आप नीट काउंसलिंग से क्या कर दिए जाओगे, बैन कर दिए जाओगे। ये सब रूल मैं डिटेल में फिर से बनाऊंगी जब आपके काउंसलिंग के रूल्स आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ होती है आपकी काउंसलिंग। सेम प्रोसेस वीसीआई में भी होती है, आयुष में भी होती है, एमसीसी में भी होती है। लेकिन ये जो बैन वाला रूल है ना, जो बैन मैंने कहा एमबीबीएस और बीडीएस में ही बैन होते हैं, बाकी किसी कोर्सेज के लिए बैन आपको नहीं किया जाता है। सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस अगर आपको मिल गया और आपने छोड़ दिया स्टे वैकेंसी राउंड में तो आप बैन होते हो, बाकी किसी में नहीं होते। ठीक है, बाकी किसी कोर्स में आप नहीं होते हो। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने पूरी प्रोसेस बता दी कैसे कैसे काउंसलिंग चलती है। अब लास्ट में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, किसी भी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिलने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको कॉलेज पे जाना होता है। कॉलेज पे फिजिकली आपको जाना होता है, वहाँ पहुँचना होता है। इसे हम कहते हैं कॉलेज रिपोर्टिंग, मतलब वहाँ आपको पहुँचना होता है। अब कॉलेज रिपोर्टिंग में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। आपको क्या करना होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है आपने कुछ घपला किया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आपका कास्ट मान लेते हैं, आपने ओबीसी से कास्ट के लिए अप्लाई किया था और आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है ही नहीं, या फिर है तो बहुत पुराना है। ऐसा कुछ घपला अगर हुआ है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपका एडमिशन क्या होगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर सब कुछ सही है तो एडमिशन मिल जाएगा। सो जिसका एडमिशन कैंसिल हो गया वो अगले राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने होते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है, या गलत लेके जाते हो तो भी एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है। सब कुछ डॉक्यूमेंट सही ले जाना, मार्कशीट में, आधार कार्ड में, सब जगह नाम वगैरह बिल्कुल सेम होना चाहिए, सही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने होते हैं मैंने इस वीडियो में बता दिया है। एक बार आप इस वीडियो को देख लो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार आप देख लो। मैं अभी बताने लगूंगी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को देख लो, ठीक है। सो एडमिशन जब मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उस कॉलेज के हॉस्टल के बारे में वहीं से आपको पता कर लेना है। अगर वो लोग बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता करना है। जब हॉस्टल का फॉर्म आए तो हॉस्टल का फॉर्म आप भर के आप वहाँ पे जाके क्लासेस ले सकते हो, आराम से आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। उसकी एक डेट आपको दी जाएगी कि क्लास कब से स्टार्ट होगी। ये पूरी प्रोसेस रहती है, ठीक है। और अब इस बीच आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, हाँ एडमिशन के टाइम पैसे भी लेके जाना, उस कॉलेज की जितनी फीस होती है उतना भी लेके जाना होता है आपको। और आपकी जो सिक्योरिटी मनी जमा थी वो आपने, अब मान लेते हैं काउंसलिंग स्टार्ट हुई आपकी जुलाई में अपने काउंसलिंग फीस जमा की, वो अगले साल यानी 2026 में अप्रैल या मई या अप्रैल 2026 तक आपको वापस मिलेगी। बहुत टाइम लगता है उसको वापस आने में। सारी काउंसलिंग जब खत्म हो जाती है, एक काउंसलिंग खत्म हो जाती है, उसके भी कुछ महीने बाद वो आता है,
ठीक है। सो आप मान के चलो मैक्सिमम बताऊं तो अप्रैल मई तक आपका जो पैसा है वो वापस आ जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है आपके किसी भी कॉलेज में एडमिशन की, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, कुछ भी हो, कोई भी काउंसलिंग हो, सबके लिए सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। 2-3 वीडियो मैं रिकमेंड कर रही हूँ, उसको आप ज़रूर देख लेना। हालांकि मैंने इस वीडियो में सारी बातें इंक्लूड कर दी हैं, लेकिन फिर भी रिमाइंडर के तौर पे आप एक बार कट ऑफ चेक कर लेना, आप वाइज काउंसलिंग चेक कर लेना कि आपके अनुसार आपको कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए। दूसरा, आप ये चेक कर लेना कि नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है काउंसलिंग में, एक रिमाइंडर है, ये दोनों आप ज़रूर चेक कर लेना, प्लस डॉक्यूमेंट्स। ये 3 वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं और आज तो मैंने पूरी प्रोसेस बेसिक से लेकर के पूरी डिटेल में बता दिया आपको। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कमेंट पे मेंशन करिए। एमबीबीएस अब्रॉड पे आपको अलग से वीडियो चाहिए तो अलग से मेंशन करिए। एमबीबीएस अब्रॉड की काउंसलिंग इसके थ्रू नहीं होती है, जो मैंने बताया उसमें एमबीबीएस अब्रॉड नहीं आता है। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अलग से आपको अप्लाई करना होता है, उसका क्या तरीका, क्या प्रोसेस है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, वो सब मैं आपको बताऊंगी अलग से, क्योंकि वो नीट की काउंसलिंग में नहीं आता, वो नीट की काउंसलिंग से बाहर का मुद्दा है, क्योंकि नीट की काउंसलिंग सिर्फ भारत की में होती है, बाहर नहीं होती। सो बाहर के लिए अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड यानी विदेशों से एमबीबीएस करना है, सस्ते में करना है, तो उस केस में आपको एक अलग से काउंसलिंग करानी पड़ती है, अलग से एडमिशन की पूरी प्रोसेस अलग होती है। उस पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करना एमबीबीएस अब्रॉड, मैं जल्द ही आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।